हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू रिवाइज द फुल चैप्टर। अब चैप्टर में हर एक चीज़ को कवर नहीं, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2-3 चैप्टर्स, नाउ वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर बेसिकली रूरल डेवलपमेंट। देखो, एक तो अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि सिटी एरियाज़ के डेवलपमेंट के बारे में हमेशा बात करी ही जाती है। बात आता है विलेज एरिया की, बैकवर्ड रीजन्स के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। करेंटली स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द करंट चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है। हमने स्टार्ट करा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, विद द फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हमने देखा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा सिचुएशन क्या था। देन फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुई, इकोनॉमिक प्लानिंग फेल कैसे हो गया और क्यों हमें रिफॉर्म्स लेके आने पड़े। एंड आफ्टर दैट वी आर बेसिकली सीन कि हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे पहले चैलेंज हमने देखा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैलेंज, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप किया जाए। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का ये सेशन। तो इन द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे हमने देखा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरे पास जो इकोनॉमी आई थी डिप्लीटेड थी, बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी। उसको राइट ट्रैक पे लाने के लिए मैं इकोनॉमिक प्लानिंग लेकर आई। इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने 4 पैरामीटर्स रखे, ग्रोथ, देन वी टुक सेल्फ रिलायंस, है ना, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, ये 4 पैरामीटर्स मैंने रखे। जब वो वर्क नहीं करे तो हम लोग ने LPG लेके आए, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेकर आया गया। एंड देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात हुई। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से बैकवर्ड रीजन्स जो इंडिया के हैं, जो विलेज एरिया है, हम एक तरीके से बोलते हैं कि इंडिया जो है बेसिकली गाँव का समूह है ना, विलेज एरिया बहुत है, तो उसको कैसे डेवलप करें, हाउ वी विल मेक श्योर कि हमारा अर्बन के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट भी हो, राइट। सो एज यू ऑल नो, rural development refers to the continuous and the comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. So basically हमारा यहाँ पे ये है कि अर्बन डेवलपमेंट में तो सब बात करते हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ में या कुछ हो। What we want is that कि साथ साथ में जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उसका भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैक्सिमम लोग आके कहाँ पे रहते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, रहते कहाँ है, रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर उसमें डेवलपमेंट नहीं आएगा तो कैसे हमारा काम चलेगा। नाउ प्रोसेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। एट द एंड काम कौन करेगा आपके लिए, ह्यूमंस। तो जब तक आप उनको डेवलप नहीं करोगे बाकी काम आपके फॉलो अप नहीं हो पाएंगे। सो द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड टू बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रॉपर अटेंशन टू एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर आपको पता है, इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने वेरियस सोर्सेज पढ़े हैं। हमने उसमें देखा था कि हमें एजुकेशन में, माइग्रेशन में, इन्फॉर्मेशन में, हेल्थ में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, इन सारी जगहों पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए इफ़ द गवर्नमेंट रियली वांट्स टू इम्प्रूव इट्स ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर हम एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को एक बेटर पर्सन बनाना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों ही चीज़ें बहुत मैंडेटरी हमारे लिए आ जाती हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इट इन्वॉल्व्स इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जब मैं बात कर रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो सकता है, एक तरीके से एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस रहे उस चीज़ में। ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम एक तरीके से इस चीज़ पर फोकस करें जो एक बेसिक फैसिलिटी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छा कन्वीनियंस हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो, ये सब मिलनी चाहिए, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। सो इट इन्वॉल्व्स इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर, समझ आया इतना? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा था जब हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे और एक हम लोग लेके आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन।
ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बात करी थी कि हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना है, अच्छे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ करना है, ताकि जो हमारा एक तरीके से जो खेती बाड़ी हो रही है ना, जो हमारे पास आउटपुट निकल के आ रहा है बहुत अच्छे से निकल के आए। लैंड रिफॉर्म्स में हमने दो तरीके की चीज़ों से बात करी थी कि सबसे पहले हमने बोला था कि ज़मींदार सिस्टम्स को हटाना पड़ेगा, है ना, ज़मींदारी सिस्टम को हटाना पड़ेगा। एंड सेकेंड हमने बोला था, हम बात करी थी लैंड सीलिंग की, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास सिर्फ इतना ही पर्टिकुलर परसेंटेज लैंड होना चाहिए, उसके अलावा आप जो है वो गवर्नमेंट ले लेती थी ज़मीन एंड मार्जिनल फार्मर्स को देती थी। ऑफ कोर्स वो इतने अच्छे से वर्क किया नहीं, लेकिन प्लान यही था। तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए गए। लैंड रिफॉर्म्स लाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज रूरल इंडिया में मेजरली लोग किससे कनेक्टेड हैं, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी से। दैट इज़ वाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे तभी अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब है कि गरीबी को हमें हटाना है। देखो आपको अगर हम बताएं, महात्मा गांधी जी ने भी चीज़ बोला है कि इंडिया रियल सेंस में तब आज़ाद होगा जब वो उसके देश से, हम ये बोल सकते हैं, देश से पॉवर्टी जाएगी, गरीबी जाएगी। तो ऑफकोर्स पॉवर्टी इज़ सच अ बिग चैलेंज फॉर अस इवन नाउ, so we still have to do a lot more to make sure that poverty is eradicated from India. So it involves taking steps for bringing improvement in living conditions of weaker sections. Next है मेरे पास development of productive resources of each locality to enhance opportunity of employment. तो पहला था कि हम लोग पॉवर्टी को रिमूव करना चाह रहे थे, एंड सेकेंड चीज़ क्या आती है, वी वांट कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल इंडिया में भी मिले। देखो हम ये जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू बन के रह गया इंडिया में, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि विलेज एरिया के लोगों को या विलेज में हमें नहीं मिल रही नौकरी, शहरों में भी नौकरियों की कमी हो गई है, एंड दैट इज़ वाई बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना आज के टाइम पे। यू हैव गुड स्किल्स, यू हैव गुड डिग्री, लेकिन स्टिल यू स्ट्रगल टू गेट अ गुड जॉब। ऑफ कोर्स इवेंचुअली आपको मिल जाएगी इफ यू आर टैलेंटेड, लेकिन वो एक गैप आने लगा है, तो उसके लिए हमें वर्क करने की ज़रूरत है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी हैव रूरल क्रेडिट। सो क्रेडिट का मतलब, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसको मिस नहीं करना है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लोन, उधारी, आप ऐसे समझिए। विलेज में हम सभी को पता है कि खेती बाड़ी के लिए लोन वगैरह लगता है, सब्सिडाइज रेट पे ही मिलता है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इंडिया में आपको मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स दिखेंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट उनको फोर्स करती थी, फोर्स नहीं बोलेंगे, इन्फ्लुएंस करती थी कि आप क्यों एक नॉन इंस्टीट्यूशनल या ऐसे अनसेफ जगह से पैसा क्यों ले रहे हो। यू टेक इट फ्रॉम द बैंक से पैसा लीजिए आप, या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लीजिए आप, वो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपके ऊपर ये लोड भी नहीं रहेगा, आपका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा, प्लस आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है कि पैसा कहाँ से आएगा, बिकॉज हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा है जिसमें 12 महीने इनकम नहीं मिलती है, आपको लमसम में अमाउंट मिलता है। सो दैट इज़ वाई ये बहुत रिस्की हो जाता है, राइट। सो ग्रोथ ऑफ अ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्लुएंशन ऑफ रूरल कैपिटल। सोर्सेज कौन कौन से हैं मेरे पास, एक है मेरे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे कि मनी लैंडर्स हो गया, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, है ना, इनसे आप पैसा ले सकते हो। इंस्टीट्यूशनल से जैसे कि बैंक्स हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पैसा कहाँ से लेना है। दोनों कोई प्रॉस एंड कॉन्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। ना सबसे पहले मेरे पास है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, यानी कोई गवर्न नहीं कर रहा उस बॉडी को, है ना। जैसे कि बैंक्स को हम सभी को पता है, बैंक्स को कौन गवर्न कर रहा है, आरबीआई गवर्न कर रहा है, हर चीज़ के लिए आरबीआई उनको नोटिस करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, यहाँ पे कोई गवर्न करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे फ्रॉड, स्कैम, है ना, इन सारी चीज़ों में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स या सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट जो उनको मिल सकता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ज़मींदार्स हैं या जो रिच फैमिलीज हैं वो पैसा प्रोवाइड करती हैं, है ना। क्योंकि क्या है ना, रूरल इंडिया में आज भी इलिटरेसी एक बहुत बड़ा इशू है कि उनको समझ ही नहीं आता कि हम पे कौन से डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिया, तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। प्लस आप रिलेटिव से पैसा ले सकते हो, सम रिलेटिव्स आर वेरी गुड जो आपको पैसा दे देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या है,
ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स रहते हैं, अरे भाई हमारे वो भैया जी हैं, उनसे पैसे ले लीजिए, हमारी मदद करी थी आपकी भी कर देंगे। गांव में भाईचारा बहुत चलता है, तो उसके उसमें हो जाता है। एंड लास्ट में जो रिच लैंडलॉर्ड्स रहते हैं वो भी पैसे प्रोवाइड कर देते हैं। दिक्कत क्या आती है ना यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल में, एक तो कोई गवर्न करने के लिए नहीं है, तो हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान है क्या, कैसा। कई बार रिलेटिव सच में बहुत अच्छे होते हैं, मनी लेंडर सच में बहुत अच्छे होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन समटाइम्स दे आर नॉट। एंड आपका इस चीज़ का, बिकॉज यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन, उसका आपको मैनिपुलेट करके आपका इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज़ वाई हमेशा गवर्नमेंट बोलती है कि आप इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट लीजिए, लेकिन दिक्कत ये कि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगता है। उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन ना लगे, लेकिन लोगों को लगता है कि इतने माता पच्ची कौन करे, सच्चा इन्हीं से पैसे ले लो, लेकिन कई बार इसका नुकसान झेलना पड़ जाने को मिलता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Okay. Now we have institutional sources. So some of the important institutional sources of agriculture credit are, पहला क्या है मेरे पास, cooperative credit, land development banks होते हैं, commercial banks, RRBs हैं जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं, द गवर्नमेंट, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, NABARD, एंड देन वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आई थिंक इस पर तो काफ़ी बच्चों आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, है ना। तो ये हमारे पास कौन से सोर्सेस होते हैं, दीज आर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जिसको कोई गवर्न करता है। यहाँ पे श्योरिटी है, यहाँ पे स्कैम और ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत कम है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये चीज़ को हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे स्कैम वगैरह होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। आप NABARD जो है रूरल क्रेडिट को एक तरीके से जज भी करता है, हैंडल भी करता है, रेगुलेट भी करता है। समझ गए इस चीज़ को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, मूविंग ऑन। प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द रूरल बैंकिंग। अभी मैंने आपको बताया कि वी कैन टेक लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ से आप पैसा ले सकते हैं, एंड कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में गवर्नमेंट आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अब जब हम लोग बात करते हैं रूरल बैंकिंग की, आपको पता है कि शहरों में भी कई बार बैंक एफिशिएंटली काम नहीं करते। कई बार तो देखो मेजरली कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें बहुत लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, हमें सही रेफरेंस नहीं मिलता। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रूरल वाले बैंकिंग में हमने क्या फेस करा है? पहले तो इनसफिशिएंसी देखी है, inadequate coverage of institutional sources, inadequate amount of sanction, less attention to poor or marginal farmers and growing overdues। क्या होता है ना, रिलेटिव वगैरह का तो कई बार पैसे लोग देते भी नहीं है वापस, रियलिटी है ये, लेकिन बैंक में तो पैसा वापस देना पड़ता है, लेकिन ये लोग वो भी नहीं देते हैं पैसा, तो उसका अलग केस वगैरह सब चल रहा है। बहुत ऐसे केसेस है कि बैंक ने पैसा तो दे दिया है लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आया है। इसलिए बैंक से बड़ा सोच समझ के, दे आर ऑल्सो देयर टू अर्न प्रॉफिट, दे ऑल्सो वॉन्ट टू रन देयर ओन बैंक। तो ऐसा तो नहीं कि पैसा दे के दान में भग जाएंगे वो, उनको भी तो रिटर्न चाहिए ना। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का इतना कवरेज नहीं है, हर जगह वो बैंक अवेलेबल नहीं है, हर जगह फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है ना। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरड्यूस हो जाता है। एंड जो मेन चीज़ जिसके लिए हम लोग ने पूरा सिस्टम शुरू किया था कि पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प मिलना चाहिए, वो तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये मेरे मेजर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे जो रूरल बैंकिंग में हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, इतने पोर्शन का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। ओके, डन। नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट आता है दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब होता है बेसिकली कि जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं एग्रीकल्चर में, तो जो आप आउटपुट है, जो फूड ग्रेन्स आप बना रहे हो, एग्रीकल्चर की वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसको सही कस्टमर तक पहुंचाना, उसकी इन्फॉर्मेशन मार्केट में लेके आना, दैट इज मार्केटिंग, है ना। सो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे MCQs 2 साल से आए हैं, 2 बार इसमें MCQ आया है। MCQ कैसा आता है? ये बीच का प्रोसेस आपको अरेंज करने के लिए बोलते हैं, तो एग्जैक्टली आपको इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आएगा? असेंबलिंग, ठीक है, सबसे पहले असेंबलिंग, देन आता है स्टोरेज, क्लियर, देन वी हैव प्रोसेसिंग, वी हैव ट्रांसपोर्टेशन, then we have packaging and grading,
क्लियर। एंड लास्ट में मेरे पास आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर गुड्स। क्लियर। तो मेरे पास पूरा प्रोसेस क्या है, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो सबसे पहले क्या चीज करनी है, आपको करना है असेंबल। जो भी आपने आउटपुट किया है उसको आप असेंबल करो पहले, फिर उसको स्टोरेज रखो, बिकॉज आपने तो लार्ज स्केल पे किया है तो उसको आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा। तो सेकेंड चीज मेरे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड चीज क्या हो जाएगी मेरे पास, स्टोरेज। आपने स्टोर कर दिया, अब आप प्रोसेसिंग शुरू कर दोगे कि मुझे कहाँ कौन सा और कितना आउटपुट भेजना है। तो आपने कर दिया ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू। उसके बाद आप करोगे पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपको करना है पैकेजिंग, आप उसकी ग्रेडिंग करोगे कि कौन सा कितना अच्छा। हम कई बार देखते हैं ना कि ये A+ गेहूँ है, सबसे अच्छा गेहूँ है, ये थोड़ा लो क्वालिटी का गेहूँ है, तो आपको ग्रेडिंग करनी है। एंड लास्ट में मेरे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये एग्जैक्टली हमें ऐसे याद करना है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग आएगा, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स। तो फार्मर्स ने क्या दिक्कत फेस करी है, पहला क्या है, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। अब वन सिंगल पर्सन कैन नॉट चेंज द होल मार्केट, वी नो दैट। एंड उसमें भी अगर आप ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग करते हो जहाँ पे जो मेजर पार्टीज हैं उनके पास बहुत इन्फ्लुएंस रहता है कि वो मार्केट को अपने हिसाब से चला पाएं, तो अगर वो लोग मैनिपुलेट करने लगेंगे तो आपकी बात तो कोई सुनेगा नहीं। सेकेंड चीज़ क्या आ जाएगा, कई बार फार्मर्स को मार्केट इन्फॉर्मेशन रहती ही नहीं है कि यार मुझे इस मंडी में कम दाम मिल रहा है, हो सकता है दूसरे वाले में मेरे को ज़्यादा प्राइस मिले, लेकिन क्योंकि उनको मार्केट की इन्फॉर्मेशन रहती नहीं, वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाते, है ना। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब जैसे कि एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज़्यादा हैं, आउटपुट जो जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करना एक बहुत बड़ा इशू है। कोल्ड स्टोरेज होता है सबका, हर ग्रेन के हिसाब से, हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग हमें वेयर हाउसेस देखने पड़ते हैं। एंड इंडिया में इतना सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है नहीं, तो एक बहुत बड़ा इशू ये भी फेस करना पड़ता है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव, ये चीज़ हो गई मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पहला क्या है, रेगुलेटेड मार्केट्स। देखो कोई भी चीज़ को आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना, आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हो, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ते हो। पहला हमने देखा है कि ऑटोक्रेटिक है, फिर डेमोक्रेटिक है, ठीक है, एंड देन वी हैव अथॉरिटेटिव भी है, एंड देन वी हैव और लेसेस प्लेयर हम बोल सकते हैं या फ्री रेन हम बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, जिसको जो करना है आप करो। तो देखो हर वक्त ना वैसा लीडरशिप स्टाइल नहीं चलेगा, स्पेशली इस वाले मार्केट में। हमें जैसा मार्केट में चल रहा है चलने दो, करेंगे तो फिर लोगों का एक्चुअली में वेलफेयर कैसे होगा। वी नो कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनकम डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको सेम पेज पे लाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि गवर्नमेंट को जो वीकर सेक्शंस हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी थोड़ी हेल्प तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे में मार्केट रेगुलेटेड नहीं होंगे तो फिर तो मैनिपुलेशन, इनसाइडर, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मार्केट को रेगुलेट करें। सो रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। क्लियर। तो जो सेलर्स है, ब्रोकर्स है, वो जो मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, एक तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो वीक फार्मर्स हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो वी शुड हैव अ गुड रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Now, second we have is infrastructural facilities. So as I told you कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अप टू द मार्क नहीं है। जितना प्रोडक्शन आ रहा है उसको आप कैसे स्टोर करोगे। तो जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की, गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को थोड़ा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर पाएगी एंड प्रोवाइड कर पाएगी रूरल एरियाज़ के लिए, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सेकेंड हो जाएगा मेरे पास कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग। कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग का मतलब होता है, यू नो दैट वन पर्सन कैन नॉट लीड, बिकॉज आप सब लोग एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे नॉट एवरी वन इज़ अ रिच फार्मर। आप लोग बहुत ज़्यादा मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हो,
तो उसलिए आप लोग को सबको साथ में आके करना चाहिए मार्केटिंग, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपके साथ कोई अन्याय ना हो, नो इनजस्टिस। नेक्स्ट है मेरे पास डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है। आप लोगों ने तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। जब हम लोग फूड सिक्योरिटी इंडिया के बारे में बात करते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ा है, इशू प्राइस के बारे में आपने पढ़ा होगा, फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसमें हमने क्या बात करी है फूड इनसिक्योरिटी में, कि भाई लोगों के पास इनफ खाना नहीं है। 3 A's कौन से होते हैं फूड सिक्योरिटी के? असेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सॉरी असेसिबिलिटी, उसके बाद अवेबिलिटी होता है, अफोर्डेबिलिटी मेरे पास आते हैं। 3 A's ऑफ योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट। उसमें हम लोग बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमें पता है कि मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस की तरह देखते हैं एंड उसी प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाता है। लेकिन कई बार ये जो प्राइस होता है ना सेटअप, ये बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इतना लो कि एक फार्मर का जो एक उसको नॉर्मल मिलना चाहिए ना टोटल कॉस्ट, वो भी नहीं मिल पा रहा। आप प्रॉफिट की तो बात कर दो, हटा ही दो, तो मतलब सपोज अगर उसको 100 रुपये लगे किसी चीज़ को पूरा करने में, उसको 80 रुपये ही मिल पा रहे हैं बिकॉज मार्केट में प्राइस इतना ही सेट हुआ है। तो उसके साथ तो गलत हुआ ना, कम से कम उसको 120 मिले तो कम से कम 20 का प्रॉफिट तो हो उसको। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस सिचुएशन से बचाने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, ऑफर करती है फार्मर्स को, बिकॉज हमें पता है कि गवर्नमेंट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। एंड उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी स्टूडेंट्स, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेती है बल्क में सामान फार्मर से, फिर उसको स्टोर करके रखती है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट विल बी देयर, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। अभी बफर स्टॉक के बारे में आपको बता ही रही थी। बफर स्टॉक क्या होता है कि आप लोग एक ज़्यादा बल्क में सामान को स्टोर करके रखना चाह रहे हो। सो बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग शॉर्टेजेस, है ना। तो बफर स्टॉक का मतलब ही होता है जब शॉर्टेज होता है, जब जैसे कि कोविड-19 में भी आपने देखा था, है ना, क्योंकि वही रिसेंट एक आप बोल सकते हैं एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, है ना, लार्ज स्केल पे। तो दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। एंड कई बार आप सभी को पता है कि मैक्सिमम आर डेली वेज अर्नर्स, एंड आप उनको सीधे बोल दो कि आपको कोई काम नहीं करना, यू हैव टू जस्ट सिट एट होम, फ्रॉम वेयर दे विल गेट फूड, फ्रॉम वेयर दे विल गेट द बेसिक नेसेसिटीज़। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने हेल्प करा। बफर स्टॉक में से जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो कैसे पहुँच पाया? थ्रू बफर स्टॉक। नेक्स्ट मेरे पास आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें आप लोग राशनिंग के बारे में पढ़ोगे। राशन शॉप्स आपको पता होंगे, बीपीएल कार्ड ओनर्स, है ना, जहाँ पे वो जाते हैं उनको कम प्राइजेस पे सामान मिल जाता है एज कम्पेयर टू जो आपको मार्केट प्राइस पे मिलता है। वो कैसे मिल पाता है? बिकॉज गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन करती है, कोशिश करती है कि ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ ज़रूरी है, तो उनको वो सामान मिलना चाहिए, राइट। इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स. Fair price shops offer essential commodities like wheat, rice, kerosene, etc. at a price below the market price to the weaker sections of the society. Clear? Take a screenshot. Done? Now, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। तो एक तो अभी हमने बात करा कि रूरल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, उसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट्स को, लेकिन उसके अलावा वी हैव वेरियस चैनल्स। पहला क्या है मेरे पास? ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स अपना खुद का एक मार्केट लगाते हैं जहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर्स आके उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो जो एक इंटरमीडिएटरी कॉस्ट रहता है वो कम हो जाता है। So, the concept of farmers market was started to give boost to the small farmers by provide direct access to consumers and eliminating the middleman. तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर से मिल सकते हैं, वो आपका सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। कई बार जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका लार्ज स्केल पर उनको सामान चाहिए, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं किसी फार्मर के साथ कि ठीक है, आप जितने भी पोटैटोज बनाएंगे वो आप हमारी कंपनी के लिए बनाएंगे, हम आपको इतना पे करने के लिए रेडी हैं एंड इतना ही हम पे करेंगे, चाहे प्राइस ऊपर बढ़े या कम बढ़े। तो आपके पास एक श्योरिटी रहती है कि कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई फार्मर्स डायरेक्टली नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, right? So several national and multinational fast food chains are increasingly entering into the contracts alliances with the farmers.
Clear? Take a screenshot. Done? नेक्स्ट वी हैव इज रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन. अब देखो डाइवर्सिफिकेशन ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे. सबसे पहले हमें पता है कि आज ज़्यादा जनता एग्रीकल्चर में लगी हुई है. हम चाहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर से अलग हटके भी आप कुछ काम करिए, बिकॉज एग्रीकल्चर में आप काम कर भी रहे हो ना तो उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो आ रही है, बिकॉज वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. इसका मतलब क्या होता है, जस्ट अपीयर टू बी आप एम्प्लॉयड है. वहाँ पे काम 4 लोग का ही है, उसमें 10 लोग एक्स्ट्रा क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को और कोई काम नहीं मिल रहा है. उनको लग रहा है कि यार कहाँ ही सीखेंगे, क्या ही आता है, इससे अच्छा यही कर लेते हैं. लेकिन हमें सीखना है कि हमें पॉवर्टी को रिमूव करना है, तो सबको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. आप ऐसी जगह अपग्रेड नहीं कर सकते जहाँ पे आपको काम करना आ ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे 4 लोग की जगह है. वहाँ पे अगर 50 लोग मिलकर काम करेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है. इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है. आप ऐसी जगह काम करना सीखे जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे. So that is diversification. So the need for diversification arises because there is a greater risk in depending exclusively on farming and to provide productive, sustainable livelihood options to the rural people. कि सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे ही हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें दूसरी चीज़ों को भी करना पड़ेगा. एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं, इट इज़ असेंशियल टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू एनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉवर्टी अगर का वो चेन तोड़ना है तो कुछ अलग हटना करके करना ही पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉवर्टी इन लाइफ, ऑल्सो इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, राइट. टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हमें देखना है. एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर सकते हैं. एक सिंगल लैंड पे हम लोग अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं. सेकेंड हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी आप दूसरे अलाइंड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो. फिशिंग है, इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, सर्विस सेक्टर में जा सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हो. बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हैं, हॉर्टिकल्चर है, उधर जाके आप करिए. ज़रूरी थोड़ी कि इसी वाले सेक्टर में रहना है, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके. नॉन फार्मिंग एरियाज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री है ना, जहाँ पे बेसिकली कैटल्स को ब्रीड या रियर किया जाता है, जो वूल वगैरह की इंडस्ट्रीज रहती हैं. देन डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है. डेयरी प्रोडक्ट्स का तो अलग से ही पूरा लाइन इंडस्ट्री चल रहा है, तो डेयरी में भी आप जा सकते हो, है ना. टेक अ स्क्रीनशॉट. ना नेक्स्ट वी हैव इज फिशिंग. फिशिंग बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप कोस्टल एरियाज के पास रह रहे हो. हॉर्टिकल्चर है, जहाँ पे आप लोग एग्जॉटिक है ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगा सकते हो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खुद को आप एनरोल कराइए, बिकॉज आईटी तो आज का ज़माना है भाई, और फ्यूचर में भी आईटी ज़रूरत पड़ेगा ही, तो उसमें आप खुद को थोड़ा अच्छे से काम कर सकते हो, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जो बेसिकली डील करता है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टू रिस्टोर इंफॉर्मेशन. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी से पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग आज का ट्रेंड है भाई. बेसिकली हम चाहते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का आप यूज़ कर रहे हो उसकी जगह आप लोग ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स का यूज़ करिए, ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से क्या होता है, हमें एक तरीके से इकोनॉमिकल फार्मिंग देखने को मिलती है, जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, ठीक है, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, एम्प्लॉयमेंट सोर्स का बहुत अच्छा है, और इन्वायरमेंट के लिए सेफ्टी भी है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए. क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट. क्लियर. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि हम लोग क्रॉप रोटेशन करके, मेन्योर यूज़ करके, है ना, बायो कंपोस्ट यूज़ करके अपना लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ना कि केमिकल्स का यूज़ करके. अब चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं जल्दी से देखते हैं. पहली बात तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले बहुत करते थे, ऑर्गेनिक ही होती थी, लेकिन फिर बाद में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता. इतना बायो कंपोस्ट एंड मैन्योर वगैरह कहाँ से आएगा, इसलिए लोग सोचते हैं इससे अच्छा पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर लिया जाए. देन बहुत ज़्यादा लो यील्ड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, एंड इसका स्टोरेज में भी दिक्कत आती है, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा हो गया है कि थोड़ा ना लग्जरी प्रोडक्ट्स में आने लग गया है ना. सो दैट इज़ वाई कि मेजर इशू हो गया है. टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. ओके. देन
इवोल्यूशन अगर हम बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट को क्या हम करें कि उसमें सच में डेवलपमेंट आए। पहली चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज आधी से ज़्यादा जनता पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज, और वो एग्रीकल्चर में। हम चाहते हैं कि और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वो ट्राई करें ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो एंड पॉवर्टी से वो हटे। सेकेंड हो जाएगा रूरल एंड अर्बन को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल आइसोलेट करके नहीं रह सकते, डेवलपमेंट चाहिए तो दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को हार्म करे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, so students, this was all about the quick revision of rural development. We have covered the entire chapter. The most important key points थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। दिस इज़ अ रिवीजन। आपको कोई भी चीज़ डिटेल में पढ़नी हो तो आप जो हमारे रेगुलर वीडियोस हैं आप उसके थ्रू भी उसको पढ़ सकते हो। वी हैव वन शॉट रिविजन्स ऑल्सो, जहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है। क्विक रिविजन में आपको क्विकली ही पढ़ाया जाएगा, बिकॉज दिस इज फॉर मेनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ रिविजन पे ही फोकस करना रहता है एंड बहुत कम टाइम हमारे पास रहता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी और बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अबाउट योर फीडबैक कि आपका क्या फीडबैक है। तो स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 मेजर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, वेरियस सोशल मीडिया चैनल से आप फॉलो कर सकते हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।